इकाई 9 सामाजिक विज्ञानों की भाषा तथा शब्द रचना। शब्द रचना संबंधी व्याकरणिक नियमों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है शब्द रचना संबंधित व्याकरणिक नियम इस प्रकार हैं। पहला, वि उपसर्ग। विचित्र, विशेष, विभिन्न इन शब्दों में वि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वि जमा चित्र, वि जमा शेष, वि जमा भिन्न। उपसर्ग लगाने से दिए गए शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। ये बदलाव इस प्रकार के हो सकते हैं। शब्द विशेषण बन सकता है जैसे विचित्र। शब्द विपरीत अर्थ दे सकता है जैसे विदेश। शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे विनाश। विलोम शब्द। समानता, असमानता, अमीर गरीब, धनवान निर्धन, निम्न उच्च आदि विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। विलोम शब्दों का अर्थ विपरीत यानी उल्टा होता है। विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जैसे अ उपसर्ग लगाकर समान से असमान, संभव से असंभव। अन उपसर्ग लगाकर एक, अनेक, अर्थ, अनर्थ। वि उपसर्ग लगाकर सम, विषम। संधि। सर्व जमा उत्तम बराबर सर्वोत्तम। सूर्य जमा उत्तम, सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय। ये दोनों उदाहरण संधि के हैं। यहाँ पर दो शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना की गई है जिसे संधि कहा जाता है। संधि के प्रकार निम्नलिखित हैं। मत जमा अधिकार, मताधिकार। स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा। इन उदाहरणों में हमने देखा कि अ और अ मिलाकर बड़े आ का स्वर बनता है। अ जमा ई मिलकर ए का स्वर बनता है। इस प्रकार की संधि को स्वर संधि कहा जाता है। उच्चारण। उत जमा चारण बराबर उच्चारण। जगत जमा नाथ बराबर जगन्नाथ। इन उदाहरणों में स्वर तथा व्यंजन के को मिलाया गया है। एक संधि को, इस संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। नी जमा उपेक्ष, निरपेक्ष। नी जमा आशा, निराशा। इन उदाहरणों में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। इस संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। समास। लोक जमा तंत्र बराबर लोकतंत्र। इस उदाहरण में हमने देखा कि लोक तथा तंत्र दो स्वतंत्र शब्द हैं। दोनों के मिलने से जो तीसरा शब्द बना है उसके उच्चारण में कोई फर्क नहीं आया है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र। यहाँ पर का शब्द छिप गया है। इस प्रकार के शब्द सामसिक शब्द कहलाते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। दया जमा सागर, दया सागर। स्व जमा तंत्र, स्वतंत्र। गृह जमा युद्ध, गृह युद्ध। प्रश्न नंबर 2, पारिभाषिक शब्दावली क्या है? उत्तर, पारिभाषिक शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं, यानी उन शब्दों का अर्थ तय होता है। इनकी व्याख्या अलग अलग नहीं की जा सकती है। जैसे लोकतंत्र एक पारिभाषिक शब्द है। लोकतंत्र का अर्थ जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। पारिभाषिक शब्द आमतौर पर किसी न किसी विचार या धारणा से जुड़े होते हैं। कई बार ऐसी आशंका होती है कि इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ ना लगा लिया जाए, इसलिए इन शब्दों की व्याख्या लेखक खुद ही कर देता है। उदाहरण के लिए शब्द धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म में विश्वास रखता हो, सरकार की दृष्टि में सब समान है। इससे पाठक सही अर्थ जान पाता है। इकाई 10 मानविकी की भाषा, ललित कला तथा विशेषण। प्रश्न नंबर 1, वाक्य रचना क्या है? भाषा का संप्रेषण और आदान प्रदान वाक्य रचना के कारण संभव है। शब्दों के माध्यम से वाक्य बनाना वाक्य रचना कहलाता है। वाक्य रचना में कमी या गलती हो तो भाषा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सही वाक्य रचना के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मूर्ति पूजा भक्त का मुख्य आधार रही है। मूर्ति पूजा भक्ति का मुख्य आधार रहा है। पहले वाक्य के अंत में रही है शब्द का प्रयोग है, जबकि दूसरे वाक्य में रहा है शब्द का प्रयोग है। क्योंकि मूर्ति पूजा स्त्रीलिंग है, इसलिए वाक्य रचना के आधार पर पहला वाक्य सही जबकि दूसरा वाक्य गलत है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वाक्य रचना ही वाक्यों को सही बनाने का आधार है। प्रश्न नंबर 2, विशेषण क्या है? वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य।
यहाँ सौंदर्य के लिए प्रयोग किया गया शब्द अनुपम विशेषण है, जबकि सौंदर्य एक विशेष्य है। जिस शब्द के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, ललित कला क्या है? मनुष्य द्वारा किया गया वे कार्य जो दक्षता से किया गया हो, यानी अच्छे ढंग से किया गया हो, उसे कला कहते हैं। जीवन के कुछ विशिष्ट खास क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली कलाएं ललित कलाएं कहलाती हैं, जैसे राजपूत या मुग़ल शैली की चित्रकारी, मूर्ति कला, शास्त्रीय संगीत और गायन, साहित्य लेखन आदि भारत की ललित कलाएं हैं। ललित कलाओं को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है: स्थापत्य, गृह निर्माण, मूर्ति, चित्र, संगीत और 5वां काव्य। विभिन्न ललित कलाओं पर एक नोट लिखिए। विभिन्न ललित कलाएं इस प्रकार हैं। पहला, स्थापत्य, जिसे सरल भाषा में गृह निर्माण कहा जाता है। घर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमारे लिए एक छोटा सा संसार है जहां हम पलते बढ़ते हैं। यहाँ हमारे सुख दुख की अनेक घड़ियाँ बीतती हैं। हम इस घर को भव्य और सुंदर देखना चाहते हैं, इसलिए इसे बनवाने के लिए अच्छे से अच्छे कारीगर को नियुक्त करते हैं। घर को बनाना एक कला है। भवन, महल, किला, पूजा गृह, मीनार आदि इस कला के उदाहरण हैं। नंबर 2, मूर्ति कला। मंदिरों में लगी हुई मूर्तियाँ जिनमें भक्त भगवान का रूप देखता है, ये मूर्ति कला का नमूना होती हैं। मूर्ति कला में मूर्ति को न केवल शरीर पर बल्कि उसके चेहरे के हाव भाव पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इस कला में छेनी और हथौड़ी का प्रयोग होता है। मूर्तियाँ वैसे तो पत्थर की बनाई जाती हैं, लेकिन धातु, मिट्टी और लकड़ियों की भी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। नंबर 3, चित्रकला। चित्रकला एक द्विआयामी यानी 2D कला है, क्योंकि चित्रों की रचना लंबाई और चौड़ाई में की जाती है। चित्रकार कागज़, कपड़े या दीवार पर चित्रों को बनाता है। चित्रकला एक बारीक सूक्ष्म कला है और इसके माध्यम से हम जीवन के विभिन्न रूपों को दिखा सकते हैं। नंबर 4, संगीत। संगीत की रचना एक कला है। हम संगीत को देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन सुनकर महसूस कर सकते हैं। एक सच्चा संगीत प्रेमी संगीत को सुनकर एक शांति का अनुभव करता है। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के संगीत की रचना होती है और इन्हें सुना भी जाता है। नंबर 5, काव्य। काव्य या साहित्य कला सबसे अलग प्रकार की कला है। इसमें भाषा को कला रचना के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस कला के माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं। काव्य की कई धाराएं हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि। इकाई 10 समाप्त हो गई है। अब हम हैं इकाई नंबर 11 पर। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा तथा पारिभाषिक शब्द। प्रश्न नंबर 1, विज्ञान की भाषा कैसी होती है? विज्ञान की भाषा को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है। पहला, पेट्रोलियम। लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं थे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं था और तापमान बेहद अधिक था। धीरे धीरे जब सब कुछ सामान्य हो गया तो पृथ्वी के नीचे दबे प्राणियों के अवशेष और वनस्पति पेट्रोलियम में बदल गए। नंबर 2, प्रथम जीव। सबसे पहले छोटे छोटे यानी पानी में पाए जाने वाले पौधे पृथ्वी पर पैदा हुए। उसके बाद इन पौधों को खाने वाले जीव इस दुनिया में आए। उस समय इन पौधों और जीवों को जिन परिस्थितियों की ज़रूरत थी वे यहाँ पर उपलब्ध थीं। नंबर 3, चट्टानें। तेज़ वर्षा और नदियों के बहाव से समुद्रों की तह पर मिट्टी और छोटे कंकरों की परत जमती गई। कई वर्षों में लगातार परत जमने के कारण धीरे धीरे इसने चट्टानों का रूप ले लिया। नंबर 3, तेल कुंडों की खोज। तेल कुंड काफ़ी गहराई में होते हैं और ऊपर से पता नहीं चल पाता। असल में तेल कुंडों की खोज एक बेहद मुश्किल कार्य है। आज के समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण ये कार्य कुछ आसान हुआ है। सबसे पहले वायुयान के जरिए धरती के चप्पे चप्पे के फ़ोटो लिए जाते हैं। फिर जिस स्थान पर तेल कुंड मिलने की आशंका या उम्मीद होती है वहाँ पर अध्ययन किया जाता है। विभिन्न मशीनों के द्वारा जांच करके पता लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, विज्ञान विषय से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताइए। उत्तर, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों के वातावरण को वायुमंडल कहते हैं। वाष्पीकरण, वायुमंडल में पाए जाने वाले पानी के छोटे छोटे कण। भूगर्भ, पृथ्वी का अंदरूनी भाग। भूखनन, पृथ्वी की
पृथ्वी पर की जाने वाली खुदाई, भूगर्भ शास्त्र, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूमि या पृथ्वी के भीतरी भाग और बनावट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, सूचना प्रौद्योगिकी से हिंदी भाषा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताइए। उत्तर, विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण हिंदी भाषा के स्वरूप में बड़ा बदलाव आ चुका है। हिंदी भाषा में अंग्रेज़ी और तकनीक से जुड़े शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा है। ये शब्द हमारे रोज़ाना के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते समय हम मैसेज, वॉइस ऐप, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। हालांकि मैसेज का हिंदी शब्द संदेश है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताइए। पहला, बिटकॉइन। ये एक डिजिटल करेंसी है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। ये कंप्यूटर पर एक कोड के रूप में मौजूद रहती है। कंप्यूटर या मोबाइल पर इंटरनेट के ज़रिए इस करेंसी का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, ई वॉलेट। ये मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से जुड़ा पर्स है जिसमें ज़रूरत के मुताबिक एक रकम रखी जाती है। ई वॉलेट में बैंक खाते से रकम ट्रांसफ़र की जाती है। नंबर 3, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग इंटरनेट पर की जाने वाली बैंकिंग है। इसमें घर पर बैठकर बैंक से लेन देन आसानी से किए जा सकते हैं। इसमें किसी कागज़ या बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, अब तक की 3 वीडियो में हमने इस विषय की 11 इकाइयाँ यानी 11 पार्ट समाप्त कर लिए हैं। अब इस सीरीज़ की आने वाली चौथी वीडियो में हम इस विषय को समाप्त यानी कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।